मैं डरी सहमी सी बेड के कोने में बैठी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तभी मेरे कमरे में आहट हुई और कमरे का दरवाज़ा जरा सी आहट से ही मेरा दिल काँप के रह गया। मेरे डर के मारे अपनी मुट्ठियाँ भींच ली कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे के दरवाज़ा खुला और वो इंसान लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे में आया। बड़ी ज़ोर से उसने दरवाज़ा बंद किया था। जैसे-जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वह नशे में चूर आँखों के साथ गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गया। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने में जा लगी थी। वह कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून याद आते हैं ना? मुझे देखकर तो देख लो, अब हर तरीके से तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज तो मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। यह सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैं रोने लगी। उस समय बिल्कुल बेबस थी। अभी मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी 18 साल थी और कक्षा 12वीं क्लास में मैं स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई और गाड़ी के पिछला दरवाज़ा खोलते ही किसी ने मुझे कलाई से पकड़कर अंदर की तरफ बड़े ज़ोर से खींचा था। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी में अंदर किया और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मेरे नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में देखकर मैं घबरा गई, रोने लगी, दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी पुकार को सुनने वाला जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख रहा था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था, ना वहाँ खिड़की थी न कोई रोशनदान था। मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि मैं कहाँ हूँ, बाहर दिन है या रात है। मैं हर चीज़ से बेखबर थी। 4 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर मेरी सांस तक लेना भूल गई। उसके साथ 2 मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूँ हो रहा था जैसे धड़कना ही भूल गया। मुझे लगा इंसान मुझे ज़बरदस्ती मेरी इज़्ज़त पे दाग-दाग करेगा, लेकिन वह तो मुझे ज़िंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वह कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएँगे, मेरी शादी के सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं तो पहले इन शादी पे पैरों पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। यह कहने के बाद वह एक वकील को मेरे पास लेके आया और कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए। वह वकील भी शायद उनका खरीदा हुआ था। वकील ने मेरी तरफ पेपर किए और मुझे साइन के लिए मजबूर थी। अब मैं ना भी नहीं कर सकती थी, तब भी वह अपनी मनमानी ज़रूर करता। इतना तो मैं उसे अच्छे से जानती थी। वह उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया और मैं रोने लगी। मुझे हाल में अपने घर वापस जाना था। मैं सोचना कि शायद वह मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो वह भी अंजाम मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा लिया था कि मैं किसी बात से इनकार नहीं करूँगी। वह मुझसे शादी करना चाहता है कानूनी तरीके से और हमारे रीति रिवाज के अनुसार भी। मैंने चुपचाप पैरों पर साइन कर दिए। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे भी लूँगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वह जैसा भी कहता है वैसे ही करती जाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं शादी करने के बाद वह मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के ज़रिए उसे तलाक ले लूँगी। लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वह शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं खुशफहमी में चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊँगी। इसीलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वह मुझसे बुलाने आए
तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चल दी। मैंने कोई भी नानुपुर नहीं की, खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद सब लोग चले गए, लेकिन वह मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वह आएगा और मैं उससे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे। दुनिया के सामने मुझे इज़्ज़त से अपनाने आने कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। लेकिन वह इंसान तो मेरी शादी करने के बाद भूल ही गया था कि जैसे-जैसे समय गुज़र रहा था, मेरा दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जो तुम चाहते थे मैंने कर तो दिया है। भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन विदाई और इज़्ज़त के दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज़्ज़त रह जाएगी। मेरे सर बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन वह बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही और रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी का राज था। कोई भी नहीं बोला था। हार कर मैं दोबारा बेड पर ही बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी की एक घूंट तक भी मैंने नहीं पिया था। जितना समय गुजार चुका था, मैं यह तो नहीं जानती थी रात गहरी हो चुकी थी। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वह इंसान कमरे में आया तो मैं डर के सिमट गई। वह मुझे मेरी ही बात याद दिलाने लगा जिससे बदौल तौर पर मैं मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विशाखा है, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वह नशा करके आता और मेरी माँ को मारता पीटता था। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। जब वह नशे में घर आते, मेरी माँ कहती तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उसे दूर रहा कर, क्योंकि इस नशेड़ी का कोई भरोसा नहीं होता, इन्हें तो रिश्तों की लिहाज नहीं रहती। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ की अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे-तैसे करके अपना गुज़ारा कर रहे थे। घर के खर्चों से जोड़-तोड़ करके मेरी माँ मेरा एडमिशन अभी करा दिया था, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। हालाँकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ाने-लिखाने की, लेकिन मेरी ज़िद को आगे देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक बार मेरे बाप ने नशा करने की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वहीं सड़क पर बेहोश हो गए। यही लड़का विपुल 2 लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेके आया और वह एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था और नशे में थे, लेकिन मेरे पापा नशे में बेहोश हो चुके थे। यूँ अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पे हाथ डाले, चेहरा गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई। अजनबी और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना ही था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना वह नशा करता है, एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह पल मेरे लिए मुसीबत का कारण बनने वाला था। आज मैं आंसू भरते हुए उस पल को बहुत ही बुरी तरह से कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रख दी थी। जब भी मैं स्कूल जाती तो मुझे लगता कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तो मुझे यही महसूस होता रहा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन एक बार मैंने पलट कर देख ही लिया, वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेके आया था, कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 23-24 साल का नौजवान लड़का, सिगरेट मुंह में दबे हुए था, गहरी सांवले रंग की थी और आवारा टाइप का था। बहुत ही नापसंदीदा नज़रों से मुझे देखा। उसे गुस्से में घूर कर ताकि समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वह अपने पीले से दांत निकाल कर हंसने लगा। काफ़ी दिन तक तो मैं उसे
उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन इस एक बार उसने मेरे साथ वह किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं जब स्कूल से बाहर आई तो वह सामने खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था। वह लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा कि तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, यह कौन सा तरीका है अभी सड़क में अपने मेरा रास्ता रोक कर कह रहे हो कि मुझे बात करनी है? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम्हें से कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज़ और सख्त कर रखा था। वह कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपने घर वालों से तुम्हारे घर रिश्ते को भेजूँगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। यह सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई। मैंने कहा कि ऐसी हरकत करने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आगे से मेरा पीछा मत करना। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि बात यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन वह लड़का 2 दिन बाद फिर खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मेरे पापा उसे समय घर पर ही थे और मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसीलिए उसे घर आने से रोका नहीं। वह अंदर आ गया और बहुत ही लल्ले से अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुँह में पान डाले हमारा पूरा घर देख रही थी। उसे ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है और वह अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेके आई थी। उसे चाहिए था कि वह अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था और नशेड़ी आदमी की औरत को तकलीफ़ और तंगी देने की बजाय इन्हें क्या करता है। नशेड़ी आदमी को तो नशा ही चाहिए था, पत्नी को भी वह बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप को इधर-उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा कि मेरे बाप उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम कमाते करते तो कुछ भी नहीं हो, कैसे मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूँ? तो उसने जेब से 2 लाख निकाल कर पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकान भी है और घर भी है, जिसका हमें अच्छा खासा किराया आ जाता है। आपकी बेटी हमारे घर खुश रहेगी। यह कहकर उसने अपने मुँह में दबाए पान का नाना तरीके से ज़मीन पर भीख मारी। मेरी माँ ने कहा, अपने 2 लाख रुपए उठाएँ और यहाँ से चलते फिरते नज़र आएँ। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने वह 2 लाख फ़ौरन अपने हाथ में ले लिए। कहने लगे, मुझे ये रिश्ता मंज़ूर है। यह सुनना था कि मैं गुस्से में काँपने लगी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? वह मेरी बेटी है और मैं पूरे होश-ओ-हवास में उसकी शादी इस लड़के से करूँगा। यह सुनने की देर थी कि मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई और गुस्से में चीखते हुए पापा से कहा, पापा यह रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुना था। उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी और कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की तेरी मोहब्बत के चक्कर में चल रहा है और यह तो इनकार कर रही है। यह सुनना था कि मैं और भी गुस्से में लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं इस जाहिर गंवार से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वह लड़का गुस्से में खड़ा हुआ अपनी माँ को कहने लगा, माँ अपने हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दे दे, मैं इसे बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझे में ऐसी कौन सी कमी है? मैं उसके इनकार को नहीं मानता। यह सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से में ने लगी, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? जब हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे, कहने लगे, विशाखा मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूँ, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वह उस लड़के से कहने लगे, पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी, आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक न सुनी और
उस औरत ने अपने हाथ से पुरानी सी सोने की अंगूठी निकाल कर अपने बेटे के हाथ में रख दी। वह बहुत ही अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो मेरे पास मत आना, खबरदार जो तुमने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़ कर खींचा था और अंगूठी जबरदस्त मेरी उंगली में ने कहने लगा, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ ही होगी। इतना कहकर उसकी माँ के पास पर्स में 5,000 निकाले और मुझसे कहने लगी, ये बस हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले आएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरा बाप बड़ा ही लालची है और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई। वह मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों को अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुम अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। अगर मेरा बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, यह मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम होती कौन हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वह लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वह अंगूठी देखती रह गई। कितनी देर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मेरे बाद मुझे होश आया तो अंगूठी निकाल दिया और अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वह अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस होने लगी थी मुझे। अब मैंने अंगूठी उतार कर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली। जब मेरे बाप ने यह देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया और जैसे ही कमरे से निकल रही थी उसने मुझे एक छोटी से पकड़ लिया और दीवार से पटक कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात पर इनकार करे? वह उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा वह हाल करूँगा तो देखती रह जाएगी। आपकी मार खाकर मजबूरन मुझे वह अंगूठी दोबारा पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान का सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मंगनी के बाद आए रोज़ वह मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता। कभी ज़बरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाने को कहता तो कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियाँ मुझे देखकर मजाक बनाया करती थी। मैं तो शर्मिंदा सी रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वह भी क्या कर सकती थी? वह भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल आती वह घर चला आता और मेरे बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता था। कहता था कि तू मेरे इकलौता दामाद हो, उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वह मिलकर कई कई घंटों तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चला करता। जब भी घर में आता तो अजीब सी फरमाइश कर दिया करता। कहने लगता कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो कभी कहता कि मेरे लिए हाथों से हलवा बना कर लाओ। वह मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफ करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता रहता। मुझे तो अपने बाप से नफरत सी महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। वह बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी मेरे गले में पड़ा दुपट्टा खींचकर उतार देता। मैं अगर उसको मना करती तो वह कहता, तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से में कहती कि यह गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन वह ढीठ इंसान
उस पर कोई भी असर नहीं होता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था, वह घर आधम का, और मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी कमर के हाथ डालकर मुझे करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी रोज़ की बात कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने आप से दूर किया और गुस्से में कहा कि मैं अभी तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ, इसीलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वो चला गया। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊँ। जिस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे, सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ परेशान होने लगी थी कि पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पे शराब पीकर, जैसे ही सुबह होगी आ जाएगा। जब मेरा मंगेतर ज़बरदस्ती बिल्कुल मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वह ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा उठा ही न सका। मगर यह सुनकर मुझे ज़रा भी दुख महसूस नहीं हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आए और उल्टा खाली खाली आंखों से मैं अपने बाप को देख रही थी। गांव वाले मेरे बाप का अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरा बाप करतूते कितनी गलत हैं। थोड़े बहुत लोग आए थे, वे भी सिर्फ मेरी माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। मेरे बाप के मरने के बाद तो विपुल के सारे रिश्ते ही टूट चुके थे। यह रिश्ता पापा ने तय किया था। अब मैं उसके इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वह दोबारा मुझसे मिलने आया, मैंने वह अंगूठी उतारकर उसके मुंह पर मारी और रिश्ता तोड़ने पर वो गुस्से में आ गया और ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने ज़ोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ भी मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वह जैसे पत्थर हो चुका था, मगर मैं पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, मुझे लगा वह दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोश रही। वह लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वह डर चुका होगा और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वह मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, लेकिन क्योंकि मेरी शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। अब नशे में चूर सामने बैठ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, वकील गवाह के सामने ही तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर छोड़ आओ, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊँगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कह कर कहा। फिर वह मेरे बहुत ही करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अब तुम जब मेरी पत्नी हो तो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मेरा तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब यह हक मुझे मिलने वाला है तो तुम इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? यह कहकर पास आ गया कि मैं उसके मुंह की गंदी बदबू मेरी नाक में घुस गई। मुझे उबकाई सी आने लगी। मैंने अपना सांस रोक लिया और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात वो मुझे दरिंदों के जिंदगी का निशाना बनाता रहा। मुझे दर्द से तड़पती रही और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर थी। मैं उठकर बैठी, मेरी तो जैसे जान निकल रही थी। सब खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर जगह जगह खून रिस रहा था। विपुल कहने लगा, चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो मेरा नाम लेकर कुछ भी बताने की कोशिश की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं इस लुटी पुटी हालत में घर के में दाखिल हुई तो मेरी माँ को अलग परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थी। मुझे और मेरी हालत देखकर वह तरह तरह की बातें करने लगी, जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो वह फ़ौरन मुझे कमरे में ले गई और उन औरतों से कहा वहाँ से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ ने अपना दिल थाम कर रह गई थी, मगर
अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वह मेरा पति बन चुका था और अब मेरा साथ रिश्ता भी बन चुका था। मेरी माँ हमारे कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी अब तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वह सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसके कल जो कुछ भी मेरे साथ किया था, मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी। न चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती और उनसे कुछ छुपाया नहीं था। यह खबर फैल गई थी। सब विपुल पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विपुल कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे समझाया भी रहे थे कि अब जब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है और सा तब भी वह तुम्हारे लिए बाप का काम और कसाई ज़्यादा था। तुम अकेली तनहा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विपुल सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था वह सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती कि हमारे घर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर चुका है, जबकि विपुल अच्छा खासा कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ अपने आंसू पोंछ लिए और कुछ ही दिन बाद विपुल वापस आया और कहने लगा, आज मैं यहीं रहूँगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इस बहाने से घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी बदल न सका। वह मेरे साथ यूं ही बदसलूकी क्या किया करता था और उसकी पत्नी थी, मगर उसके बावजूद मुझे इतनी तकलीफ देता था। मैं दर्द के मारे तकलीफ सहते सहते पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगते थे, मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं, उसमें लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि पति उसका उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी के नए दिनों में बहारें नहीं थी। वह मेरे ऊपर हर रात को जुल्म करता था, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द देता था कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। विपुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। हाँ, उसका खुद का मकान और खुद की दुकान थी, जिनका किराया आ जाया करता था। वह पूरे दिन कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता। और मुझे एक दिन यह खबर भी मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विपुल का गलत व्यवहार बदल जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर तो विपुल का व्यवहार में कुछ कमी नहीं आई थी। वह रातों को मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जब वह बात विपुल को बताई तो वह गुस्सा हो गया और कहने लगा, यह बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतें तुमसे पूरी नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? और क्या जो औरतें उम्मीद से होती हैं वह अपने पति की ज़रूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है और तुम जिस तरह दर्द देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना सुना था कि उसने एक गंदा सा कहा लगाया था और कहने लगा कि ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं, जिन्हें मैं पूरा ज़रूर करूँगा। अगर तुमसे नहीं तो फिर मैं तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। मेरा ये सुना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वह यह क्या कह रहा है। मैं उससे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास हैं। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ से ज़बरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में लेके जाने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मेरी माँ को कमरे में ले जाकर रहा था। मैं ये मंजर देख न सकी और
उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ी और कुल्हाड़ी को उठाया और उस कहने लगी, छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ को साथ गलत किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती थी कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मगर मैंने विपुल के सर में कुल्हाड़ी मार दी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विपुल को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। यह किसी काबिल नहीं था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी न होने दी। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी और मेरी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी। कुछ महीने बाद मेरी एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। बेटी के मर जाने का मुझे दुख था, मगर यह सोचकर तसल्ली हो गई कि शायद इसी में इसकी भलाई थी। शहर आए हुए हमें 2 साल हो चुके हैं और मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी कि तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाली ने कराया था। लड़के ने पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पाल लेने से के लिए माँ की ज़रूरत थी, इसीलिए वह शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने यह रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जिंदगी में कोई खुशियाँ और उमंग तो बची ही नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई। मैंने सोचा वह छोटी सी नवजात बच्ची, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं माँ का प्यार दूंगी, पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ ऐसा करेगी या नहीं, उस अच्छे से उसका ध्यान रखेगी। यही सोचकर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी माँ मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बच्ची को एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। यह देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी वह गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।